स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न सबमिशन का सच सत्य का खुलासा, पूरे केस का निचोड़, बची हुई सीटों का गणित क्या है, इसी पर टिका हुआ है पूरा मामला। क्या मांग है अभ्यर्थियों की, क्या होगा आगे, बची हुई सीटों का जो खेल है वो क्या है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 72,825 जो मामला है बहुत संवेदनशील मोड़ पर अब आ चुका है, जिसको आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में बहुत अच्छा माहौल बन गया था फरवरी में कि लगभग इसमें नियुक्ति होने जा रही है। लेकिन फिर चीज़ें अलग होने से जस्टिस ने थोड़ा सा इसमें कई चीज़ों को जैसे देरी हो गई, जिसके बाद अंत में संजय करोल साहब इस केस से खुद को हटा लिया। और अब जो बेंच है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सीन लागू जी की बेंच में मामला गया हुआ है। आपको बता दें कि 13 जुलाई की जो सुनवाई हुई थी उसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रिटर्न सबमिशन को लेकर चर्चाओं में भी ये मामला जुड़ चुका है। जैसा कि बहुत सारे लोग रिटर्न सबमिशन को लेकर बहुत सारे जो अफवाहें हैं उनको फैला रहे हैं, जिनमें जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच काफ़ी असमंजस का माहौल है कि जो रिटर्न सबमिशन आखिर वास्तविकता में होता क्या है, कोर्ट रूम के भीतर क्या होगा, या अपनी बात को किस तरह रख रहे हैं। कि सोशल मीडिया में अलग अलग देखिए क्या होता है, 50 तरह की टीमें होती हैं जो केसों को लड़ती हैं और सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बताते हैं, तो उससे क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। कानूनी विश्लेषण के तरीके से अगर समझें तो रिटर्न सबमिशन क्या होता है, तो रिटर्न सबमिशन में कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें व्यक्तिगत तौर पर दाखिल की जाती हो। रिटर्न सबमिशन में ना किसी छात्र का नाम दर्ज होता है, ना कोई नया नंबर जोड़ा जाता है, ना कोई दया याचिका का जरिया होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये होता है रिटर्न सबमिशन का, जो 150 से ज़्यादा की इस समय अवमानना याचिकाएँ हैं उनको स्पष्टता से समझने के लिए, उनको कंप्लीट तरीके से, क्लियर तरीके से, कैटेगराइज तरीके से उसको समझने के लिए मुख्य उद्देश्य का यही होता है कि कानूनी मुद्दे को अच्छी तरीके से समझ जाए रिटर्न सबमिशन में, लिखित तौर पर चीज़ें एक बार उनके सामने आ जाएं। ठीक है। और अगर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, चीज़ें आपके बीच गलत तरीके से भेजी जा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पर बस दो ही चीज़ें चल रही हैं, एक इंटरिम ऑर्डर होता है और एक फाइनल ऑर्डर होता है। जो पूरी लड़ाई चल रही है इन्हीं दो हिस्सों में चल रही है, क्योंकि 72,825 में आपको पता होगा कि विभिन्न मामलों में अंतरिम फैसले, दो आदेश बहुत ही खास हैं, 7 दिसंबर और 24 फरवरी का आदेश। ठीक है। जिसमें 7 दिसंबर में जो अंतरिम आदेश प्रक्रिया में एक कानूनी मोड़ आया था, जिसमें लगभग 1100 याचियों को मामले में राहत दी, जिसके आधार पर 12,091 अभ्यर्थियों की सूची को भी कानूनी दायरा मिल चुका था। दूसरा जो आदेश था यानी 24 फरवरी का, जिसमें 68,000 ठीक है प्रत्यावेदन मिले थे। ठीक है। और जिसमें 90-105 का मामला था कि न्यूनतम अर्हता जो क्वालिफाइंग अंकों का निर्धारण हो चुका था से जुड़ा था, उसमें कट ऑफ अंकों से लेकर उत्पन्न कानूनी विवादों दावों के श्रेणीबद्ध कर कोर्ट के सामने स्पष्ट से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। और फाइनल ऑर्डर जो था वो पैरा 19 पर आधारित मुद्दा था, यानी कि रिमेनिंग वैकेंसीज फिल अप अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि पैरा 19 में ये था जिसमें जो बची हुई सीटें हैं वो नियम के तहत, अकॉर्डिंग टू लॉ के तहत इसको भरी जाएँ। ठीक है। तो उसमें स्पष्ट तर्क यही था कि विज्ञापन की जो बची हुई सीटें हैं उन सभी खाली सीटों को कानूनी रूप के मुताबिक भरा जाए। ठीक है। तो रिटर्न सबमिशन और उनके दावों का जो पोस्टमार्टम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता व लीडिंग केस वाले वकील होते हैं वो लोग करते हैं, उसका पूरा निचोड़ रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से मजबूत करने के लिए दूसरों के दावों को कमज़ोर दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो 1100 याचियों का मामला था उसमें दो तरह के लोग सामने आ रहे थे, एक वे जिनका वकालतनामा तय तारीख तक दाखिल था और दूसरे वे जो बाद में जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख को देखते हुए बैकडोर या बिना वकालतनामा वाले लोगों के लिए राह आसान नहीं होगी। ठीक है। दूसरा जो मामला था 68,000 प्रत्यावेदन का, लीडिंग वकीलों ने रिटर्न सबमिशन में 24 फरवरी वाले जो मामले को काफ़ी कमज़ोर तरीके से पेश किया गया है। उसमें दर्शाया गया कि सरकार से मिले
6800 प्रत्यावेदनों में से केवल 500 के करीब लोग ही नियुक्ति के योग्य पाए गए थे। और तीसरा मामला 12,091 की सूची। रिटर्न सबमिशन में यह भी तर्क दिया जा रहा था कि 12,091 के जो लोग तत्कालिक 10,000 की कटाव सीमा में नहीं आ रहे थे, जिसके कारण इससे तवज्जो नहीं दी जा रही थी। रिमेनिंग वैकेंसी पर जो मामला टिका है, इसमें अंतर विरोधियों के बीच अभ्यर्थियों के वर्ग वरिष्ठ अधिवक्ता MC ढींगरा के माध्यम से अपना स्वतंत्र रिटर्न सबमिशन दाखिल किया जा चुका था। उनका स्पष्ट स्टैंड है कि अंतरिम आदेश के फेर में ना पढ़कर सीधे अंतिम आदेश पैरा 19 के तहत बची हुई सीटों के अनुसार भरने की मांग वो कर रहे हैं। क्योंकि इस मांग में अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग OBC SC ST और विकलांग के हक को मारे बिना जिनकी जितनी सीट शेष हैं उसे उतनी सीटें आवंटित करने की अपील की गई थी। आंकड़ों में इसमें सामान्य OBC की भी सीटें हैं, लेकिन सर्वाधिक सीटें SC और ST वर्ग की शेष बताई जा रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 72,825 का जो मामला है वो पूरी तरह कानूनी पड़ाव पर है। ठीक, सोशल मीडिया पर दावे चाहे जो भी हों, लेकिन कोर्ट रूम के भीतर केवल तथ्य और कानूनी बारीकियों पैरा 19 के आधार पर ही फैसला होना। यानी पैरा 19 ये कहता है कि रिमेनिंग सीटों, जो बची हुई सीटें हैं, रिमेनिंग वैकेंसी इज फिल अप द अकॉर्डिंग टू लॉ, जो बची हुई वैकेंसी है वो नियम के तहत उसको भरा जाए। इसी पर पूरी कानूनी लड़ाई होगी। 21 तारीख को आमने सामने आर पार होगी। धन्यवाद।